नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता। ईडी जांच कर रही थी अब तक तो, लेकिन खबर मिल रही है कि एनआईए और सीबीआई की एंट्री हो सकती है केजरीवाल वाले मामले में, यानी जिस शराब घोटाले में वो फंसे हुए हैं उससे जो तार जुड़ते जा रहे हैं और नई नई परतें खुल रही हैं, उसके आधार पर अब इसमें सीबीआई की एंट्री हो सकती है और एनआईए की एंट्री भी हो सकती है। सोर्सेज के हवाले से यह खबर मिल रही है। लेकिन एनआईए की एंट्री होना और सीबीआई की एंट्री होना कोई मामूली बात नहीं है। किस लिहाज से मैं ये बात कह रही हूं, समझाएंगे पंकज प्रसून जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। बताइए, ये बातें कहां से निकलकर सामने आ रही हैं, कौन से नए आरोप लग रही हैं? और ऑफ द कैमरा एक आर्टिकल का हम जिक्र कर रहे थे जिसमें यह बताया जा रहा है कि फॉरेन से फंडिंग हो रही है। क्या है ये सारी चीजें, विस्तार से बताइए। देखिए सीबीआई की एंट्री कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शराब घोटाले की शुरुआती जांच ही सीबीआई ने की थी और बाद में ईडी को दे दिया था, तो सीबीआई तो ऑलरेडी है ही। कल एक और खबर आई कि सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाए हैं सुकेश चंद्रशेखर ने, और उस मामले के लिए सीबीआई ने उसे टेक ओवर किया है। ठीक। तो सत्येंद्र जैन की भी जांच सीबीआई कर रही, तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो सीबीआई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आपने कहा कि एनआईए की एंट्री कैसे हो सकती है? नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, ये ज्यादातर टेररिज्म मामले में, फॉरेन फंडिंग, इस तरह की जो देश विरोधी मामले में, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की ये जांच करती है। अब पूछिएगा कि एनआईए क्या करेगी यहां पे, तो 3 शब्द याद रखिएगा। एक, मैनचेस्टर यूनाइटेड। आम लोग जानते हैं कि ये ब्रिटेन की एक फुटबॉल क्लब है और वो फुटबॉल वगैरह खेलता है, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड नाम का एक ऐप और वो बिटकॉइन भी कारोबार करती है उसमें। अब आरोप ये हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया के कई हलकों में ये आरोप चल रहे हैं कि बिटकॉइंस की सारी डिटेल्स अरविंद केजरीवाल के उस फोन में है जिसका पासवर्ड वो नहीं बता रहे, और उस ऐप के जरिए बिटकॉइन का खेल खेला जाता है, लेन देन वगैरह करता है, ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं, और सारा डिटेल्स है कि बाहर से कैसे पैसे इसने लगाए, कैसे वापस रिटर्न मिले वगैरह सब कुछ। अब ईडी ने अप्रोच किया है एप्पल को, कंपनी को, एक चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी भेजी गई है गुड़गांव में, एप्पल का हेडक्वार्टर है इंडिया में, कि भाई ये तो सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या कंपनी के जरिए हम उस पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं क्या? अब देखिए, अभी रिप्लाई आना बाकी है, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। अगर वो बिटकॉइन वाला आरोप सही है, अगर मैं बोल रहा हूं, तो विदेश से पैसे आने का एक पुख्ता सबूत हाथ लगेगा कि बिटकॉइन के जरिए कैसे कैसे इन्होंने इधर उधर का खेल किया है, और शायद इसलिए वो पासवर्ड वगैरह नहीं बता रहे थे। अभी तक फिलहाल आरोप है। दूसरा, कि राघव चड्ढा के बारे में मैंने नाम लिया था इससे पहले। राघव चड्ढा विदेश हैं, और आपने सुना होगा कि जब भी जैसे ही आम आदमी पार्टी बनी थी, तो बहुत सारे लोगों ने, जिसमें रॉ के पूर्व प्रमुख RSN सिंह वगैरह ने यह कहा था कि आम आदमी पार्टी को पूरी फंडिंग फोर्ड फाउंडेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह कर रहा है, और उस वक्त बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी पेश किए गए थे। आज भी आप गूगल पे टाइप कीजिएगा RSN सिंह आम आदमी पार्टी या RSN सिंह अरविंद केजरीवाल वगैरह टाइप कीजिएगा ना, तो सारा वो सब निकल आता है। बहुत सारा डिटेल्स, एक एक कागजात लगाए हुए हैं, एक एक डॉक्यूमेंटल प्रूफ वगैरह दिया गया। तो विदेश से फंडिंग लेकर ये पार्टी खड़ी हुई, फंड करने वाले कौन थे और उनका मकसद क्या था, इसकी जांच होनी जरूरी। कहीं वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय तो नहीं था? ये आम आदमी पार्टी में ऐसा तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को एक प्यादे के रूप में खड़ा किया है किसी बाहरी शक्ति ने, कि भारत को कमजोर किया जा सके, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ये चुनाव लड़ रहे थे। ये देश की राजधानी पे पहले इन्होंने चुनाव लड़ा, कब्जा किया, उसके बाद ये उस राज्य में गए जहां सबसे ज्यादा अलगाववादी आंदोलन था, खालिस्तान की मैं बात कर रहा हूं। ये पंजाब में इनकी एंट्री होती है। तीसरा, इनका सबसे बड़ा अप्रोच था गोवा और गुजरात। गोवा और गुजरात जानिए, इस देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है और सबसे बड़ा व्यापार करने वाला जगह भी है। तो ये जिस तरीके से बढ़ रहे थे आम आदमी पार्टी, तो कई तरह के सवाल हैं जो मीडिया के अलग अलग हलकों में उठाए जा रहे हैं, और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ही इनका फोन खुलेगा, बिटकॉइन वाला चक्कर सामने आएगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐप का पता चलेगा, वैसे ही एनआईए की एंट्री होनी ही होनी है। और राघव चड्ढा जो विदेश गए हैं, वो गए किस लिए है? मैं बार बार बोल रहा हूं, राघव चड्ढा का प्रोफेशन है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो पैसा मैनेज करना उनका काम है, और वो उस देश में है जहां एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है, ब्रिटेन में,
और दूसरा, जहां फोर्ड फाउंडेशन का हेडक्वार्टर है वहां स्वाति मालीवाल मौजूद है। कहीं ये पीछे के सबूत सारे मिटाने तो नहीं गए? सवाल ही है ना, सवाल तो खड़ा किया जा सकता है। ये सारा चक्कर है, बहुत सारी बातें हैं जिसको अभी इसलिए नहीं बताया जा सकता कि हमारे पास उसके सबूत नहीं है। कई तरह की कहानियां हैं, इंटरनेशनल सर्कल में भी कई कहानियां कही जा रही है कि जिस वक्त आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक उसी वक्त एक साथ कई देशों में इस तरह के आंदोलन खड़ा किए गए थे। मिस्र में तहरीर स्क्वायर पर आंदोलन खड़ा किया गया था, अरब के कई देशों में आंदोलन खड़ा किए गए थे। उस वक्त इसे स्प्रिंग रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया था। इसके अलावा कई विदेशी शक्तियां, जैसे वो जॉर्ज सोरोस है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन वगैरह, उन्होंने कई देशों में इस तरह के आंदोलन खड़े किए थे। नीदरलैंड में ऑरेंज रिवॉल्यूशन चला था उस वक्त, ऑरेंज क्रांति, सब ऑरेंज कपड़े पहन के करते थे। तो टाइमिंग, उस वक्त कई देशों में सरकारों को उलटने पुलटने का सिलसिला चला था। बुतरस गाली चले गए थे उस वक्त, जो यूएनओ के प्रेसिडेंट थे उस वक्त। मिस्र के हुस्ने मुबारक का तख्ता पलट हो गया था उस वक्त। तो टाइमिंग सेम यही पैटर्न था उस वक्त भी। फोर्ड फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रॉकफेलर फाउंडेशन, इस तरह का पैसा आ रहा था अलग अलग देशों में। उस पैसे के जरिए सोशल मीडिया के माध्यम से रिवॉल्यूशन खड़ा किया जा रहा था और अल्टीमेट मकसद यह था तख्ता पलट। और इनका जो स्ट्रेटजी लोकेशन, इनके पास भी पैसे आ रहे थे, इन्होंने भी दिल्ली पे ही कब्जा किया। आप समझ रहे हैं, देश की राजधानी में एक ऐसा शख्स है और उसकी सरकार है जिसकी क्रेडिबिलिटी मुश्किल में है। और हाल फिलहाल में एक बात आपने और गौर किया होगा, बहुत बड़े बड़े नेता जेल गए हैं, हेमंत सोरेन भी जेल गए, बहुत बड़े, लेकिन जितना इंटरनेशनल लेवल पे कवरेज अरविंद केजरीवाल को मिला, और खास करके ब्रिटेन और अमेरिका की मीडिया ने बाकी किसी नेता को उतना कवरेज नहीं दिया। क्यों भाई? अरविंद केजरीवाल में ऐसा क्या खास था? आखिर यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी को खड़े होकर अरविंद केजरीवाल को बयान देने की क्या जरूरत पड़ गई? बाकी नेता भी तो गए थे, बेचारे हेमंत सोरेन को क्यों नहीं? समझ रहे हैं बात को? मुझे तो याद आता है अरविंद कि जब केजरीवाल वो के आंदोलन पकड़े करते हुए जेल गए थे, तब किसी बाहर के मंत्री ने कुछ नहीं बिल्कुल। कहा था। लेकिन अब देखिए 10 साल बाद ऐसा क्या हो गया? इसीलिए कि उनका पैसा फंसा हुआ है। कल को उन्हें डर है कि कहीं अरविंद केजरीवाल कुछ मुंह ना खोल दे। इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस भी हैं। अब समझ में आ गया कि एनआईए की एंट्री क्यों होनी चाहिए। जांच तो की जा सकती है ना, जांच ही करें तो आएगी एनआईए। जांच में क्या हर्ज है जब इस तरह के आरोप लग रहे हैं और क्रेडिबल लोगों ने आरोप लगाए हैं। ऐसा नहीं कि राह चलता कोई आदमी आरोप लगा रहा है। अब रॉ के पूर्व प्रमुख हैं आरएसएन सिंह, अगर वो अपनी एक किताब लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंटरी प्रूफ दे रहे हैं, तो क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? ठीक है। तो ये जो खबरें आ रही थी कि एनआईए की एंट्री हो सकती है और सीबीआई की एंट्री हो सकती है या हो जाएगी, ये क्यों हो सकती है, कैसे हो सकती है, किस आधार पर, ये आपने जाना। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बताइए इस डिस्कशन को लेकर आप क्या राय रखते हैं और केजरीवाल से जुड़े हुए जितने भी तार निकलकर सामने आ रही हैं उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार।